Good morning. Today we going to start a new chapter, respiration. The chapter is respiration. What do you mean by respiration? अगर मैं आपसे पूछता हूँ रेस्पिरेशन क्या है, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को एक आंसर दिमाग में आएगा, दैट इज़ इनहेल ऑफ O2 एंड एक्सेल ऑफ CO2. O2 इनहेल कर रहे हैं, CO2 एक्सेल कर रहे हैं. तो ये तो एक सिंपल सा एक्सचेंज ऑफ गैसेस है. तो मैं बात कर रहा हूँ रेस्पिरेशन की. दिस इज़ नॉट रेस्पिरेशन, दिस इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, नॉट रेस्पिरेशन. दिस इज़ also known as breathing. Exchange of gases is breathing. This is breathing process. तो breathing का process है जिसमें gases का exchange हो रहा है, inhale हो रहा है O2 का, exhale हो रहा है CO2 का. तो मैंने environment से O2 ली है. अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि आप कौन सी गैस inhale कर रहे हैं, आपके लंग्स में, आपके नोज़ की तरफ कौन सी गैस जा रही है? Only O2. This is the wrong answer. ऐसा नहीं है. हम जब गैसेस inhale कर रहे हैं तो हमारी नाक में, हमारी नोज़ में किसी भी टाइप का कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है. जितनी भी गैसेस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सारी जाती है. 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, वो भी जाती है, बट बाइंड नहीं हो रही है. जो बाइंड होती है, जिसकी एफिनिटी है हमारे ब्लड के साथ में, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में, दैट इज़ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है, तो वो बाइंड होती है और फिर वो आगे जाके अपना काम करती है. रेस्पिरेशन एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक रिएक्शन लिखूँगा, एक सिंपल सी रिएक्शन मैं आपको बताऊँगा, और वो रिएक्शन है C6H12O6 प्लस 6O2. यहाँ मुझे प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होंगे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 और 38 ATP. मैं इसको एनर्जी की फॉर्म में किलो कैलोरी में भी लिख सकता हूँ, 686 हो जाएगा वो. दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन. क्या है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन की जब बात करें तो रेस्पिरेशन में सिंपल सा आप सोचें, आपको क्या बेनिफिट है गैसेस को इनहेल और एक्सेल करने से. आप गैसेस को इनहेल कर रहे हैं, गैसेस को एक्सेल कर रहे हैं, आपने ऑक्सीजन ली है, CO2 रिलीज़ की है, उससे आपको बेनिफिट क्या मिला? लंग्स में गई और वापस बाहर आ गई? नहीं, ये ऐसा प्रोसेस नहीं है. मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा पीछे से. आज सिर्फ इतना पढ़ेंगे. एक्चुअल में टॉपिक लंबा है और मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा आप लोगों को उस कंडीशन में कि आप लोग इसको अगर रट्टा मारते हैं टॉपिक को, क्योंकि इसमें 3 बड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ETS. तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स उनको रट लेते हैं, जैसे टेबल लर्न करते हैं उस तरह से लर्न नहीं करना है इसको. बिल्कुल मैं एक्सप्लेन करूँगा और आप कोशिश करें जो एक्सप्लेनेशन है उसको समझें. अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो याद करने में किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली नहीं होगी, 100% श्योर, और याद करना बहुत ईजी हो जाएगा. मैं 4-5 बार यही रिपीट कर दूँगा आपको. हो सकता है आधा तो यही याद हो जाए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं श्योर करता हूँ अगर आपने ध्यान से इसको देखते हैं तो. चलो आगे डिस्कस करते हैं. तो रेस्पिरेशन है क्या? मैंने कहा अभी मैं थोड़ा पीछे से स्टार्ट करूँगा. आप लोगों ने खाना खाया, आप फूड इनटेक कर रहे हैं. आपके फूड के अंदर जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, ये मेजर कंपोनेंट्स हैं आपके फूड के. तो फूड के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, इसमें कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे हम और आगे देखेंगे कि एनर्जी एक्चुअल में हमें तीनों से मिल सकती है, लेकिन सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स है और सबसे इजी सोर्स जो है एनर्जी का, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट इज़ द ईजीएस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी अमंग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड. तो इन तीनों में से जब सबसे ईजी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के होते हैं, पॉलीसेक्राइड, डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड. हमें एनर्जी किससे मिलेगी? यहाँ मैंने लिखा है C6H12O6, दिस इज़ ग्लूकोज, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. तो ये मॉलिकुलर फार्मूला है ग्लूकोज का. ग्लूकोज इज़ मोनोसेक्राइड. देखो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड कुछ एक जैसे होते हैं. इनके बारे में हम डिस्कस फिर कभी करेंगे, दूसरा लेक्चर जो होगा, जो
बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में डिस्कस करेंगे उसको, बट यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बताऊँगा पॉलीसेकेराइड, जैसे पोटैटो है जो अभी तक कुक नहीं किया आपने, कुक भी कर लिया तो पोटैटो, उसके अलावा आपकी चपाती, रोटी, राइस, तो ये सब जो है पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। इसीलिए पॉलीसेकेराइड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं और ये टेस्ट में भी स्वीट नहीं होते हैं, बट जो डाइसेकेराइड एंड मोनोसेकेराइड है वो टेस्ट में स्वीट होते हैं और साथ में वाटर सॉल्युबल होते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। ग्लूकोन डी पिया होगा ना आप लोग, कौन ऐसा है जिसने ग्लूकोन डी नहीं पिया होगा? तो ग्लूकोन डी डाला और डिज़ोल्व हो गया, ठीक है। लेकिन रोटी को डाल के रखो आप कुकर में, हम लोग सीटी लगाते हैं राइस डालकर, राइस डिज़ोल्व हो जाता है, राइस का जूस बन जाता है? नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वो पॉलीसेकेराइड है, वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। पोटैटोज़ कितनी सीटियाँ लगा दें वो डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका रीज़न ये है वो एक पॉलीसेकेराइड है, तो पॉलीसेकेराइड डिज़ोल्व नहीं होता और स्वीट भी नहीं होते टेस्ट में, है ना, वो टेस्ट में स्वीट नहीं होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, मोनोसेकेराइड की। तो जब आपने पोटैटो खाया है, आपने कोई भी फूड खाया जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन इनमें रिच होता है, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ, पोटैटो, चपाती, राइस, तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। ये आपके बॉडी में जाने, इंटेस्टाइन में जाने के बाद में डाइजेस्ट हो गया और कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर। ग्लूकोज में कन्वर्जन के बाद में इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम इंटेस्टाइन टू सेल विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो हमारे ब्लड के अंदर ये ग्लूकोज एंटर करेगा और ब्लड के साथ में ये ग्लूकोज अब पहुँचेगा हमारे सेल्स के अंदर। तो हमारे सेल्स के अंदर जो ग्लूकोज पहुँच रहा है वो हमारे इंटेस्टाइन से आया है और वहाँ पर पहुँचने के बाद में इस ग्लूकोज का होगा क्या करेंगे इस ग्लूकोज का? सिंपल सा दूसरा प्रोसेस। अब हम दूसरे पाथवे पर आ रहे हैं, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, गैसेस का हमने इनहेल किया है, O2 ली है। तो जैसे O2 ली वो हमारे लंग्स में गई, ऑक्सीजन लंग्स में जाने के बाद में हमारे ब्लड में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है उससे बाइंड होगी और वहाँ से ट्रांसपोर्ट होगी और जाएगी हमारे सेल्स के अंदर जहाँ पहले से प्रेजेंट है ग्लूकोज, और ये ब्रेक डाउन करेगी इस ग्लूकोज का। आफ्टर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज वी ऑब्टेन 6 CO2 प्लस 6 H2O एंड ATP 36 और 38 ATP और 686 किलो कैलोरी एनर्जी। तो ATP ऑब्टेन हो रही है, एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, तो यहाँ पर इस तरह से हमें एनर्जी मिलेगी। ये प्रोसेस एक लाइन का है। देखो जैसा आप में से कई लोग होंगे जो जब अपना नोट्स बनाते हैं या कुछ भी नोटबुक में या बुक में लिखते हैं तो ऊपर एक अपना कोई सिंबल बनाते हैं, कोई भगवान का नाम लिख देते हैं। तो मैं भी आपको ये बताऊंगा कि ये उसी तरह से याद रखना है इसको। जैसे हम जब भी रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे इस रिएक्शन को आपको सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा। ये रिएक्शन अगर याद है, बैलेंस, देखो मुझे याद है तो मुझे बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोगों को लिखना पड़ेगा फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार पढ़ने से याद नहीं होती, उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होता है। तो यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना होगा। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे इसको हर पेज के ऊपर लिख दें, ज़्यादा इजी है, याद अच्छे से होगा और जो भी टॉपिक है उससे आप रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं, ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, इसमें 3 मेजर स्टेप्स हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS और ETC। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो 3 मेजर स्टेप्स हैं इनको नेक्स्ट 3 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। मेजर टॉपिक है, लेक्चर भी लंबे बनेंगे। अभी तक मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रहा था, अब इसके जो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी लंबे हो जाएंगे। चलो यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन है ये एरोबिक रेस्पिरेशन, दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एक एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन दी एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ O2। कैसे? तो यहाँ पर मैंने लिखा C6H12O6, यहाँ प्लस में कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ O2 यूज़ नहीं हो रही है। तो अब मैं एक एरो लगा देता हूँ और ये एरो लगाने के बाद अब मैं लिखूँगा जो मुझे ऑब्टेन हो रहा है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, मुझे ऑब्टेन होगा इसके अंदर 2C2H5OH प्लस इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, कलर थोड़ा सा इजी रहेगा, ये थोड़ा सा इससे अलग हो जाएगा। 2C2H5OH प्लस 2CO2 प्लस 2 ATP
और 56 किलो कैलोरी एनर्जी भी ले सकते हैं इसकी जगह पर या इसके साथ में लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन बैक्टीरिया, पल्पी फ्रूट्स, जर्मिनेटिंग सीड्स, प्लस यहाँ पर जो यीस्ट, एक यीस्ट भी हो सकता है, यीस्ट भी मिल जाएगा। तो 4 एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, मैं आगे लिख दूंगा ये सारा। तो यहाँ पर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन मिल रहा है। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? डिफरेंस बिल्कुल क्लियरली विजिबल है यहाँ पर। एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस, यहाँ पर आप ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करोगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कंपलसरी है, उसकी एब्सेंस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है। अब बात करेंगे एनर्जी की। सिंपल सा आपको दिख रहा है एनर्जी यहाँ पर काफ़ी कम मिल रही है, बहुत कम एनर्जी मिल रही है, इसीलिए हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक ही तो ग्लूकोज है, सिंगल, आप सोचें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल है, सिंगल मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, उससे आपको 36 या 38 ATP ऑब्टेन हो रहे हैं, और या फिर उसी की जगह पर आपको ओनली 2 ATP ऑब्टेन हो रहे हैं। ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? एरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्रॉब्लम क्या, हम एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। चलो यहाँ आगे बात करते हैं इनके डिफरेंस की। तो मैं डिफरेंस लिख देता हूँ यहाँ पर इनके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अप्रॉक्सीमेटली 5 डिफरेंसेस होंगे। लास्ट में एग्जांपल्स आ जाएंगे। चलो डिफरेंस की बात करते हैं, क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। सबसे पहला डिफरेंस, O2 प्रेजेंट है, O2 इज़ यूटिलाइज्ड। तो मैं कुछ भी शॉर्ट में लिख देता हूँ, मैं ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करूँगा, आप लोग अपने नोट्स के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ O2 प्रेजेंट, O2 इज़ यूटिलाइज्ड। यहाँ पर O2 एब्सेंट, यहाँ O2 एब्सेंट होगी। सेकेंड, जब बात करें इसमें तो 6 CO2 ऑब्टेन हो रही है, 6 CO2 ऑब्टेन, बट यहाँ पर ओनली 2 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ऑब्टेन। नेक्स्ट बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऑब्टेन और प्रेजेंट, बट यहाँ पर एब्सेंट, वाटर का मॉलिक्यूल ऑब्टेन नहीं हो रहा है। एक यहाँ मैंने लिखा है 2C2H5OH। ये C2H5OH क्या है? व्हाट इज C2H5OH? दिस इज एथेनॉल। ये एथेनॉल है, अल्कोहल। आप में से कई लोगों ने टेस्ट किया होगा। अगर 18 से ज़्यादा है तो एज, बिलो 18 जो है वो रेस्ट्रिक्ट नहीं है, रेस्ट्रिक्ट है ये, है ना, उनके लिए परमिट नहीं है ये। ठीक है, तो हम मेडिसिन के लिए, मेडिसिन की फॉर्म में बात कर रहा हूँ, मेडिसिन की फॉर्म में आप लोगों ने लिया होगा इसको। कुछ लोग जो है वो अलग होते हैं, आपने देखा ज़रूर होगा ऐसे लोगों को जो एथेनॉल लेते हैं। ठीक है, तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया है जो एथेनॉल का प्रोडक्शन करते हैं। चलो, तो जो एथेनॉल बनता है उसमें भी यीस्ट यूज़ होता है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी जिसका नाम है, उसको ब्रीवर्स यीस्ट भी कहते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर 3 पॉइंट्स हो गए, O2, CO2 एंड H2O। चलो यहाँ पर ग्लूकोज के बाद में एथेनॉल की बात कर लेते हैं। मैंने एथेनॉल का नाम लिया है, तो यहाँ पर एथेनॉल प्रेजेंट, C2H5OH ऑब्टेन, बट यहाँ पर ये एब्सेंट है, यहाँ ऑब्टेन नहीं हो रहा। नेक्स्ट एनर्जी की बात करते हैं। यहाँ पर एनर्जी ऑब्टेन हो रही है, अच्छा मैंने 36 लिख दिया इसको, तो ये 36 और 38 होगा। ठीक है, ये 36 और 38 होगा। ये कैसे होगा? ये ऐसा नहीं है, मुझे कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें कि 36 है या 38 मैंने लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये 36 या 38 ऑब्टेन होता है, तो डिफरेंट पाथवेज होते हैं, उनकी बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, वहाँ मैं आपको क्लियर करूँगा। चलो, तो यहाँ पर 36 और 38 ATP ऑब्टेन होते हैं, यहाँ ओनली 2 ATP ऑब्टेन होते हैं, ओनली 2 ATP। ये कैसा है, कल के लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, ये 5 डिफरेंसेस हैं। बात करें अगर इनके एग्जांपल्स की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से सब में होगा, या कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स, इसके एग्जांपल्स
मैंने आपको अभी बताए हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स में इसमें जर्मिनेटिंग सीड्स आ जाएंगे, जर्मिनेटिंग सीड्स के साथ में बैक्टीरिया हैं, यीस्ट है और पल्पी फ्रूट है। तो ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। हमारी मसल्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन दी कंडीशन ऑफ एक्सट्रीम एक्सरसाइज और एक्टिविटी। जैसे एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग अभी जैसे लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, है ना, घर में बैठे हैं फ्री बिल्कुल, और आपको अगर किसी ने कहा काम करने का, कह दिया बाहर गली की झाड़ू लगानी है, छत की सफाई करनी है, तो आपकी बैक में पेन स्टार्ट हो गया, या आपने मॉर्निंग में जॉगिंग स्टार्ट कर दी, या आप खेलने चले गए कहीं पर, कोई भी स्पोर्ट्स एकेडमी वगैरह आपने ज्वाइन कर ली, क्योंकि स्कूल्स बंद है, बाकी सब ओपन है, ठीक है, सिर्फ स्कूल्स ही बंद है। तो आपके पैरों में पेन होना स्टार्ट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर आपके एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर थी उतनी नहीं मिल रही ना, एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई उसकी। आपकी मसल, आप रोजाना अब क्या कर रहे थे पहले 3 महीने 4 महीने से, पहले 4-5 महीने से आप बैठे हैं रेस्ट कर रहे हैं, आज आपने जॉगिंग स्टार्ट की तो आपकी मसल्स ने एक्टिविटी स्टार्ट की, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, बट जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हुई और आपके वहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, जिसका रिजल्ट था लैक्टिक एसिड, और उसके कारण आपको मसल्स में पेन होता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा जब हम रेगुलर इसको करते हैं तो अगले 4 to 5 डेज़ में वो ठीक हो जाता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर होती है और वो पेन ठीक हो जाता है। तो कई जगह है ऐसी जहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS।